हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको और जानकारी भी इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में किस का वर्णन है। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान का भाग 5 है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है। आपके ऑप्शन है संघ, राज्य, दोनों या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी भाग जो 5 है वो भारत में संघ का वर्णन करता है, संघ के वर्णन करता है। अब संघ में क्या क्या आता है, तो संघ में देखिए आपका सरकार यानी कार्यपालिका भी आ जाती है, संघ की न्यायपालिका भी आ जाती है, संघ की विधायिका भी आ जाती है और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी इसमें आ जाते हैं और कैग आ जाता है। ठीक है, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इतने लोग क्या आते हैं, संघ में आ जाते हैं। तो जिनकी बात कहाँ की गई, जिनकी बात की गई है यहाँ पे आर्टिकल 5 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश से की जा सकती है। मतलब जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के जो पद है, उस पद की तुलना किस देश के राष्ट्रपति या सम्राट से किससे की जा सकती है ना। तो आपके ऑप्शन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का सम्राट, पाकिस्तान का राष्ट्रपति या फिर श्रीलंका का राष्ट्रपति। तो इसमें दोस्तों आपका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ब्रिटेन का सम्राट। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राष्ट्रपति से की जा सकती है। ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता नहीं है, ब्रिटेन क्योंकि होता है सम्राट। अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति जो होता है एक्चुअल कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्योंकि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो कार्यकारी प्रमुख होता है हमारे देश में प्रधानमंत्री। क्योंकि जितनी भी राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी जाती हैं उनका वास्तविक यूज हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री करता है, कैबिनेट की साथ मिलकर या कैबिनेट का नेतृत्व करते हुए वो कर रहा होता है ना। और ये दोनों भी नहीं होंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, तो हमने जो पद लिया है वो अपने ब्रिटेन का जो सम्राट है वही पद लिया है, बस हमने वहाँ पे सम्राट था। और क्योंकि हमारे यहाँ पे अब सम्राट वहाँ पे एक था इसलिए वहाँ तो चल गया, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि आज़ादी के समय 565 रियासतें थी। तो इनमें से किसको राजा बनाते, तो बहुत बड़ी बात थी ना इसमें कि किसको राजा बनाते, क्योंकि एक कोई शासन तो था नहीं कि पूरे देश में किसी एक राजा का शासन हो, किसी एक सत्ता का शासन हो पूरे देश में। यदि ऐसा होता तो एक बार हम कह सकते थे कि चलो उसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती थी कि ठीक है हो सकता है ब्रिटेन के सम्राट जैसे वो भी यहाँ पे सम्राट बन के बैठता और बस पीएम और बाकी सब चुने जाते, लेकिन ऐसा था नहीं। 565 रियासतें थी। तो हमने फिर क्या किया कि हमने अपने देश के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति को भी चुना, या उसके लिए भी चुनने की प्रोसेस निकाली और उसके लिए भी चुनाव की प्रोसेस निकाली। बस उसको इनडायरेक्टली चुना जाता था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया। तो इसलिए हम इसकी तुलना करते हैं ब्रिटेन के सम्राट से। जिस तरह से वो सिर्फ राजा की तरह रहता है, बैठता है और जितने भी रूल्स लागू होते हैं वो उसके नाम से लागू होते हैं, ऐसे ही हमारे देश में भी है कि राष्ट्रपति काम नहीं करता, लेकिन जितने भी देश में कानून लागू होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही लागू किए जाते हैं। जितनी भी बाहर देशों में संधियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो ये दोस्तों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो उसका सही ऑप्शन है ये राष्ट्रपति। दोस्तों ये आपको हायरार्की याद कर लेनी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, चौथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके 10 तक आपको कम से कम प्रॉपर नागरिक याद होने चाहिए कि शुरुआत से लेकर 10 तक कौन कौन नागरिक किस नंबर पे आता है, कि पहले पीएम, सीएम, सॉरी प्रेसिडेंट, फिर दूसरे पे उसकी वाइफ, फिर तीसरे में कौन, फिर चौथे में कौन, ऐसे आपको सारे याद होने चाहिए नागरिक। ठीक है, 10 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। आपके ऑप्शन क्या है, तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी या प्रधानमंत्री। तो मैंने आपको बताया कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित बताई, मैंने अभी आपको बताया था ये राष्ट्रपति, यानी संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति या हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट में निहित होती हैं, जिनका उपयोग कैबिनेट की अध्यक्षता वाला पीएम करता है। ठीक है, जिनका उपयोग जो है कैबिनेट के साथ मिलकर प्रधानमंत्री देश का पीएम कर रहा होता है, लेकिन सारी शक्तियाँ निहित किसमें होती हैं, मिली किसको संविधान में, वो राष्ट्रपति को मिली। पर उनका उपयोग कौन कर रहा होता है, उनका उपयोग कर रहा होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब देखिए क्या होता है कि टोटल सदस्य कितने हैं, तो टोटल सदस्य राज्यसभा में 250 हैं, लेकिन अभी कितने होते हैं, अभी 245 हैं, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, है ना। अब इन 245 में कितने सदस्य चुन के आते हैं, तो 233 सदस्य चुन के आते हैं। ये कैसे आते हैं, इलेक्ट होके, इनडायरेक्ट फॉर्म में अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट होके आते हैं। और बाकी के जो 12 सदस्य हैं वो कैसे आते हैं, तो बाकी के 12 सदस्य जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं, नामांकित होते हैं, मनोनीत होते हैं। और वो कितने होते हैं, तो वो 12 होते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या उसमें सही होगा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें
सही होगा। 12 सदस्यों को उसमें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या फिर सामाजिक कार्यकलाप का वास्तविक अनुभव होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और ऐसे लोगों को चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है, वो 12 लोग होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन बी सही है, ये आप याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधान होता है केवल राज्य का, केवल सरकार का, राज्य एवं सरकार दोनों का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रधान होता है केवल राज्य का, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। हमारा राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रधान होता है, ठीक है, ना कि सरकार का प्रधान। तो राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्य का प्रधान होता है प्रेसिडेंट। और सरकार का प्रधान कौन होता है? तो सरकार का प्रधान होता है पीएम, यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये तो किसी का भी नहीं रहा, ये भी किसी का भी नहीं रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि आप क्वेश्चन जब जब भी सॉल्व करेंगे आपको उसके आंसर ही सीधे याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें और आपको उनके आंसर ही मिलते जाएँ, है ना, कि आखिर इसमें ये चीज लोग हैं, आप पढ़ोगे तो आपका डबल काम एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। साफ साफ लिखा है मैंने निर्वाचित सदस्य, यानी, है ना, यहाँ पे मनोनीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निर्वाचित सदस्य की बात कर रहे हैं। इसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित की बात कर रहे हैं। दिल्ली और पुडुचेरी 2 विधानसभा, है ना, ये 2 ऐसे टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे विधानसभाएं हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी कि सभी। तो ये सभी के सभी लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या उसमें शामिल होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेता है। देखिए, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधान परिषद इन केस जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, इन केस जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है तब, है ना। तो राज्य विधान परिषद के दोनों मनोनीत सदस्य, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य। यहाँ पे मनोनीत कौन होता है? यहाँ पे एक जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये सदस्य क्या हैं, जितने भी हैं ये मनोनीत वाले, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनके में आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी, यानी ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है ना। तीनों सेनाओं के प्रमुख या मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख या सभी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है हमारा देश का राष्ट्रपति। हमारा प्रेसिडेंट जो है वो तीनों सेनाओं का चीफ इन कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है। यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, चीफ कमांडर इन चीफ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम कितनी उम्र रखी गई है। नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र रखी गई है? मिनिमम है, न्यूनतम कितनी उम्र रखी गई है ना, न्यूनतम कितनी उम्र रखी गई है। देखो राष्ट्रपति बनने के लिए देखो आपका ऑप्शन है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है ए, 35 वर्ष। यानी राष्ट्रपति पद पे आने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए आपकी, या 35 वर्ष की आयु आपको प्राप्त करनी होगी, तभी आप राष्ट्रपति बनने के योग्य होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है। आप देखिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखिए आप इसमें कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके अंदर। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी बिल्कुल होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता को, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी, यानी इनमें से सभी, यानी वो सभी योग्यताएं रखता हो तब वो राष्ट्रपति पर जाने के लिए योग्य होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की बात की गई है। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति की बात की गई है, किस अनुच्छेद में। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 53, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54 या फिर आर्टिकल 55। तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 52, यानी अनुच्छेद 52 में संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात की गई है कि एक पद होगा जो है राष्ट्रपति का होगा, या उसकी बात की गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अभी हमने मिनिमम देख ली, मिनिमम 35 वर्ष होती है। अब अधिकतम आयु कितनी हो सकती है राष्ट्रपति बनने के लिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या निर्धारित नहीं है। देखो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, कोई निर्धारित सीमा नहीं है इसकी, कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है। वो 80 साल, 85 साल, 100 साल, 120 साल, जब कुछ भी, मतलब मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस एज के बाद आप नहीं बन सकते। आप कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। 35 हो जाना चाहिए आपकी उम्र को, 35 के बाद आप कभी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आपके ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी, या फिर 5 बार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 या 2 या 3 बार भी बन सकते, उसको नहीं बन सकते। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वहाँ पे मैक्सिमम आप 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पे आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रपति की कौन सी निर्वाचन पद्धति को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। यानी राष्ट्रपति को, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को किस निर्वाचन पद्धति की तरीके से चुना जाता है, या कौन सी निर्वाचन पद्धति के द्वारा हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आपके यहाँ वयस्क मताधिकार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, एकल संक्रमणीय है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हम इसको चुनते हैं, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। और वयस्क मताधिकार कब मिलता है? तो वयस्क मताधिकार मिलता है जैसे आप लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? वयस्क मताधिकार होता है कि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आप किस वर्ग से हैं, जात से हैं, एरिया के हैं, लिंग क्या है आपका, या आप गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप वयस्क मताधिकार का बात वहाँ पे की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच कौन कर सकता है या कौन करता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद आता है मान लीजिए, तो उस विवाद का निपटारा कौन कराएगा, उसकी जांच कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, या फिर संसद, या फिर कुछ तय नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद आता है तो उस विवाद का निपटारा कहाँ पे होगा, उस विवाद का सॉल्यूशन कहाँ पे किया जाएगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय देखेगा कि जो विवाद आया है उसके चुनाव में संबंधित वो क्या है, सही है, गलत है, और उसके बेस पे वो अपना फैसला सुनाएगा फिर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय, ना कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम निर्वाचन कराना है, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है कि चुनाव कराएगा वो, लेकिन चुनाव कराते समय यदि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई विवाद आता है, तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय कराएगा फिर। ठीक है, चलिए अभी जब आप आयोग पढ़ेंगे ना तो आपको आयोग में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17 राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक चाहिए होते हैं। ये क्वेश्चन याद कर चुका है, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन, ये यूपी पेपर में 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक चाहिए होता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है 45, 50, 60 या 20। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 50। यानी यदि किसी को भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना है या चुनाव लड़ना है तो उसको कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। और ये 1997 में किया गया, इनको बढ़ाया गया 1997 में, वरना इससे पहले उन्हें क्या होता था, तो इससे पहले उन्हें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते थे। ठीक है दोस्तों, तो कितने चाहिए होते थे? तो इससे पहले उन्हें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते थे। सॉरी, 1997 में 10-10 की थी, टोटल 20 थे, 10-10, है ना। इससे पहले उन्हें 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक चाहिए होते थे, इनको बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितनी राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी होती है। आपके ऑप्शन है 10,000, 12,000, 15,000 या फिर 2500। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है सी, यानी 15,000। तो ये भी 1997 में ही बढ़ाया गया राशि को, 1997 में ही राशि बढ़ाई गई है। और अब कितनी कर दी गई? 15,000 कर दी गई। इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले थी ये 2500। और ऐसा क्यों किया गया दोस्तों कि राशि को 15,000 कर दिया गया है और अनुमोदक प्रस्तावक को 10-10 सीधा करके 50 कर दिया गया? तो ये इसलिए किया गया है ताकि जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो सीरियस नहीं है उस पद को, उस चुनाव लड़ने के लिए जो सीरियस नहीं है, जो सही तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनको हतोत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो उनको हतोत्साहित किया जा सके जो उम्मीदवार सीरियसली या गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लड़ना चाहते हैं, जो गंभीर है, जो सीरियस है लड़ने के लिए, अब वही लड़े। इसलिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक प्लस 15,000 की राशि। और उसमें भी रूल ये होता है कि यदि आपको टोटल वोट का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हुआ तो वो राशि आपकी जब्त हो जाएगी आरबीआई बैंक में। मतलब यदि आप लड़ने जा रहे हो तो कम से कम इतना तो आप देख के चलो कि आपको कम से कम टोटल वोट का 1/6 प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि 100 वोट है तो कम से कम 17,000 वोट आपको मिलने चाहिए, वरना आपके लिए इतने वोट नहीं मिले तो आपकी राशि वहीं जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 15,000 अभी। उससे पहले कुछ और था लेकिन आपको अभी का याद रखना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों कि उस राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश एवं नहीं है ये वरिष्ठ न्यायाधीश, उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसमें इनमें से कोई भी। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ये पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, ये पहली प्रायोरिटी है।
सबसे पहले कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। या फिर यदि वो नहीं जा रहे हैं किसी भी रीजन से किसी काम से, तो हो सकता है फिर वो अपने द्वारा किसी बंदे को मनोनीत कर दें कि आप चले जाइए और आप राष्ट्रपति को शपथ दिलाइए। यदि ये नहीं है, मान लीजिए जब ये अनुपस्थित है, जब ये अनुपस्थित है तो फिर इनको भेज नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का सबसे मुख्य न्यायाधीश पद वो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी जा सकता है और राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिला सकता है। तो यहाँ तक आज का आपका था दोस्तों। बाकी क्वेश्चन हम आप राष्ट्रपति से संबंधित ही क्वेश्चन कल हम और देखेंगे। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप अपना जो भी है अपने, यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे और उसे वीडियो में कंसिडर करेंगे। साथ ही यदि आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर मत निकलिए, जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना जाएं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से राष्ट्रपति के कुछ और क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा और उन्हें डिस्कस कराऊँगा एक एक करके। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।